नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में मनाली के वैली ऑफ फ्लावर में मनाली चैम्बर और गैंगटॉक चैम्बर के बीच गैम्बलिंग फाइट समाप्त हो गया है। इस फाइट में मनाली चैम्बर ने शानदार जीत दर्ज कर ली है। आहान ने मैच में ऐसा अपना स्ट्रेंथ दिखाया कि सब हैरान हो गए और आहान की बदौलत ही मनाली चैम्बर ने यह मैच जीत लिया था। आहान की फाइटिंग स्ट्रेंथ को देखकर सब समझ गए थे कि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है और उन्होंने मार्शल आर्ट मास्टर के हर लेवल को पार कर लिया है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए अब जानते हैं इस एपिसोड में आगे क्या कुछ नया होता है। आहान के मैच जीतने और स्टेज से नीचे उतरने के बाद सब उसे कांग्रेचुलेट करते हैं और अरिहंत उसे सीनियर ब्रदर का टाइटल देता है। आहान और फिरोज हेलीकॉप्टर से वापस मनाली आ जाते हैं। विनोद को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक टीम बनाई जाती है। आहान के पास जतिन का कॉल आता है। जतिन बहुत चीरफुल और खुश साउंड करता है। जतिन आहान से उसकी सेफ्टी के बारे में पूछता है और फिर उसे 20 करोड़ देने की बात करता है, जो आहान उसके कन्विंस करने के बाद एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद आहान उस चीज के बारे में पूछता है जिसे लेने वो गैंगटॉक गए थे। वैसे ब्रदर जतिन, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि वो चीज क्या है जिसके लिए दोनों चैम्बर इतना प्रोटेक्टिव हैं? अगर आपको बताने में कोई असुविधा न हो तो, आहान ने पूछा। आहान को पता था कि पैसे तो सिर्फ गैम्बलिंग के लिए दिखावा थे, असली गैम्बलिंग तो किसी और चीज के लिए होने वाली थी। आहान यह जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि 140 करोड़ से भी ज़्यादा कीमती क्या चीज़ थी। ऑफ कोर्स इट इज़। अगर आप नहीं पूछते तब भी मैं आपको उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताता, जतिन ने कहा। वो एक ट्रू एप्लीकेशन है। जतिन ने सीरियसली कहा, ट्रू एप्लीकेशन? आहान यह 2 वर्ड सुनकर हैरान था। उसे लग रहा था कि जैसे कोई कल्टीवेशन तकनीक है। हाँ, यह सब एक कल्टीवेशन स्क्रिप्ट है जिसके 2 पार्ट हो गए थे। एक हमारे पास था और एक गैंगटॉक चैम्बर के पास, जतिन ने लाइटली कहा। यह सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई। अगर यह कल्टीवेशन स्क्रिप्ट है तो फिर इसकी कीमत 100 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं बल्कि यह अनमोल है। आपने पहले कभी कल्टीवेशन स्क्रिप्ट के बारे में सुना है? आहान की बदली हुई ब्रीथिंग से जतिन को कुछ अलग लगा, इसलिए उसने आहान से यह सवाल किया। हाँ, आहान ने कहा। नारायण ने उसे स्क्रिप्ट के बारे में बताया था। यह मार्शल आर्ट्स में एक मार्शल आर्ट मास्टर के लिए क्या मायने रखता है, इस बात को आहान अच्छे से समझता था। कल्टीवेशन स्क्रिप्ट बहुत बड़ी चीज़ थी। इस स्क्रिप्ट में मार्शल आर्ट के बहुत सारे सीक्रेट थे। यह स्क्रिप्ट सिर्फ ग्रैंड मास्टर ही बना सकते थे। जतिन के पास यह जो स्क्रिप्ट थे और 100% किसी ग्रैंड मास्टर ने लिखे थे और यहाँ पर छोड़े थे। पहले आहान को समझ नहीं आ रहा था कि 140 करोड़ से कीमती क्या हो सकता है, पर अब आहान समझ गया था कि क्यों दोनों चैम्बर यह चीज़ चाहते थे जो 140 करोड़ से भी ज़्यादा प्रेशियस थे। अगर किसी मार्शल आर्ट मास्टर को यह स्क्रिप्ट मिल जाए तो उसके ग्रैंड मास्टर बनने के चांसेस 50% बढ़ जाते हैं। इन स्क्रिप्ट में बहुत सारी टेक्निक्स और सीक्रेट होते हैं जो ग्रैंड मास्टर को पता होना चाहिए। यह कहना गलत नहीं होगा कि इन स्क्रिप्ट की वजह से ही कोई मास्टर मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर बनता है। इसलिए दोनों चैम्बर
यह स्क्रिप्ट पाना चाहते थे और इसे पाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते थे। वो एक दूसरे को जान से मारकर भी गैम्बलिंग जीतने के लिए तैयार थे। आहान को अब यह गैम्बलिंग जीतने की इम्पोर्टेंस समझ आ गई। अगर आप इस कल्टीवेशन स्क्रिप्ट के बारे में जानते हो तो आपको यह भी पता होगा कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। जतिन ने कहा, हाँ आई अंडरस्टैंड। आहान ने कहा, आहान मैं आपको बताता हूँ, यह स्क्रिप्ट ग्रैंड मास्टर देशमुख ने लिखे हैं। जतिन ने कहा, मार्शल आर्ट में किसी भी ग्रैंड मास्टर का पूरा नाम नहीं लिया जाता, इसलिए जतिन ने सिर्फ ग्रैंड मास्टर का सरनेम ही बताया। ग्रैंड मास्टर देशमुख, आहान ने हैरान होते हुए कहा। वो ग्रैंड मास्टर देशमुख को जानता था। उसका पूरा नाम था मिथिलेश देशमुख। जब वो पहली बार नारायण के साथ मनाली आया था तब उन्होंने आहान को मिथिलेश से मिलवाया था। वो मनाली से इकलौते ग्रैंड मास्टर थे और उनके रिस्पेक्ट कितनी थी यह कोई इमेज नहीं कर सकता। उसने बहुत सालों से मिथिलेश का नाम नहीं सुना था, इसलिए जब जतिन ने उसका नाम लिया तब वो हैरान हो गया। हाँ, ग्रैंड मास्टर देशमुख ने ही यह स्क्रिप्ट 18 साल पहले लिखे थे। यह लिखने के बाद वो अचानक से गायब हो गए। यह स्क्रिप्ट उनके ही एक स्टूडेंट ने चुरा लिए थे और उसका एक हिस्सा गैंगटॉक चैम्बर को दे दिया था और एक हिस्सा मनाली चैम्बर को। जतिन ने आहान को इन स्क्रिप्ट की हिस्ट्री के बारे में बताया। आहान अंदर ही अंदर हैरान हो रहा था क्योंकि उसे नहीं पता था कि इन स्क्रिप्ट की ऐसी हिस्ट्री हो सकती है। ब्रदर जतिन, अब आप इन स्क्रिप्ट का क्या करेंगे? आहान ने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछा। मनाली के 4 बड़े परिवार थे और उन सबको ही ये स्क्रिप्ट चाहिए थे। अगर किसी एक के पास यह स्क्रिप्ट चले जाते तो वो जरूर बाकी 3 फैमिलीज को यह अच्छा नहीं लगता। अब यह स्क्रिप्ट 18 साल पहले लिखे गए थे और मिथिलेश देशमुख इसको छोड़कर अचानक से गायब हो गए थे। इसके बाद इसके 2 हिस्से हो गए थे, इसलिए यह किसी के काम नहीं आए थे। इतने सालों बाद यह फिर से एक हुए थे, इसलिए सब इससे ग्रैंड मास्टर बनाने के सीक्रेट जानना चाहते थे। यह स्क्रिप्ट जिसके भी पास होंगे वो बहुत पावरफुल बन जाएगा। मनाली के अमीर और बड़े परिवारों में ऐसा कोई नहीं था जो मिथिलेश देशमुख को इन स्क्रिप्ट के बारे में नहीं जानता था। इसके बारे में अभी हमें सोचना नहीं है। पहले हम ग्रैंड मास्टर देशमुख की फैमिली को ढूंढने की कोशिश करेंगे। दरअसल यह स्क्रिप्ट सिर्फ वही खोल सकते हैं, उन्हें इसका एक हक है। जतिन ने कहा, इस स्क्रिप्ट में वैसे तो कल्टीवेशन टेक्निक ही थी, पर वो ऑर्डिनरी टेक्निक से बहुत अलग थी। अगर उन्हें किसी सिंपल लैंग्वेज में लिखा जाता तो फिर कोई भी आसानी से इंटरप्रेट कर सकता था। इसलिए ग्रैंड मास्टर ने यह स्क्रिप्ट सीक्रेट लैंग्वेज में लिखे थे जिसे ऑर्डिनरी इंसान समझ ना पाए। इन्हें लिखने के लिए ग्रैंड मास्टर टेलीपैथी राइटिंग यूज करते हैं। इस स्क्रिप्ट को पढ़ने का फार्मूला सिर्फ मिथिलेश देशमुख की फैमिली के पास हो सकता है। ग्रैंड मास्टर देशमुख की फैमिली। आहान ने जैसे ही इसके बारे में सोचा उसके सामने हिमानी का चेहरा आया। क्या ऐसा हो सकता है कि हिमानी मिथिलेश देशमुख की बेटी थी? आहान के दिमाग में जब यह बात आई तब वो खुद शॉक हो गया, पर उसका अंदाज़ा बेसलेस नहीं था। जब आहान पर ब्लेड वॉरियर ने अटैक किया था तब हिमानी ने उसे बचाया था। बहुत गहरी चोट आने के बाद भी हिमानी को कुछ नहीं हुआ था। उसकी बॉडी में पहले से QI एनर्जी थी जो किसी ग्रैंड मास्टर की थी।
आहान तब से ही सोच रहा था कि हिमानी को कौन से ग्रैंड मास्टर जानते हैं। हिमानी बहुत सिंपल लड़की थी, इसलिए आहान के दिमाग में किसी भी मिथिलेश का नाम नहीं आया था। पर अब जैसे ही आहान मिथिलेश के बारे में सोचता, उसके दिमाग में हिमानी का चेहरा आता। यहाँ पर ज़्यादा ग्रैंड मास्टर नहीं थे और हिमानी का सरनेम भी देशमुख था। आहान के दिमाग में इस वक्त यह सारी बातें चल रही थी, पर उसने जतिन के सामने कुछ नहीं कहा। हिमानी और मिथिलेश का डायरेक्ट रिश्ता भी हो सकता था और वो दोनों रिश्तेदार भी हो सकते थे। हिमानी इस वक्त एक ऑर्डिनरी लड़की थी। अगर उन्हें उसकी सच्चाई पता चल गई तो वो इन चारों परिवारों में फंस जाएगी। वो लोग हिमानी को यूज करके यह स्क्रिप्ट पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसलिए आहान भले ही जतिन के कितना ही क्लोज क्यों ना था, पर वो उसे यह बात नहीं बताने वाला था। ग्रैंड मास्टर और एक ऑर्डिनरी लड़की का इस मैटर में इन्वॉल्व होना बहुत बड़ी बात थी। कोई भी इस बात से बखुला सकता था। हाँ, अब देखते हैं आगे क्या होगा। जतिन ने सिंग करते हुए कहा, ओके। आहान ने कहा और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद आहान को बेचैनी होने लगी और उसका दिल भारी हो गया। इस वक्त उसे विश्वास हो गया था कि हिमानी और मिथिलेश में कुछ तो कनेक्शन जरूर है। हिमानी हमेशा से शिमला में रही थी और मनाली में उसका कोई कनेक्शन नहीं था, पर मिथिलेश जरूर शिमला गया होगा। उसका शिमला से कोई कनेक्शन जरूर होगा। ऐसा होने के बहुत चांसेस थे कि हिमानी मिथिलेश और सुमित्रा की बेटी है। आहान ने लंबी सांस ली और हिमानी को कॉल करने का फैसला किया। वो हिमानी से ही इस सिचुएशन के बारे में पूछना चाहता था। जैसे ही आहान कॉल करने लगा, आहान के पास किसी का कॉल आया। यह कॉल देवांश का था। आहान ने मन में सोचा, देवांश इस वक्त क्यों कॉल कर रहा है? कहीं हिमानी को कुछ तो हो नहीं गया? अचानक से आहान का दिल बैठ गया और वो परेशान हो गया। भारी मन से उसने कॉल पिक किया। कॉल उठाते ही देवांश ने कहा, यंग मास्टर सॉरी। देवांश की आवाज़ में गिल्ट साफ सुनाई दे रही थी। क्या हिमानी को कुछ हो गया है? आहान ने पूछा। जब से आहान को हिमानी की स्ट्रेंथ के बारे में पता चला था, तब से उसने देवांश को हिमानी को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था। अगर बात हिमानी के बारे में नहीं होती तो देवांश उसे इस वक्त ऐसे कॉल बिल्कुल नहीं करता। हाँ, हिमानी को कोई ले गया, देवांश ने भारी आवाज में कहा। जैसे ही देवांश ने यह बात बोली, आहान का दिल बेचैन हो गया। उसने देवांश से पूछा, क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं यंग मास्टर, वो एक मार्शल आर्ट मास्टर था जो तूफान की तरह मेरे सामने आया और हिमानी को लेकर चला गया। देवांश ने कहा, मैं समझता हूँ। आहान ने कहा, एक मार्शल आर्ट मास्टर ही है जो देवांश को रिएक्ट करने का मौका नहीं देगा। सॉरी यंग मास्टर, मेरी वजह से हिमानी, आई वॉज केयरलेस। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। देवांश ने कहा। वो इस वक्त बहुत गिल्ट महसूस कर रहा था। अपने आप को दोष मत दो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। मैं भी लापरवाह हो गया था, आहान ने कहा। आहान इस मामले में देवांश को ब्लेम नहीं कर सकता था। अगर कोई मार्शल आर्ट मास्टर खुद आकर हिमानी को ले जाए तो देवांश क्या कर सकता था? यह पॉसिबिलिटी आहान को पहले खुद सोचनी चाहिए थी। वैसे भी आहान ने पहले बिल्कुल नहीं सोचा था कि मिथिलेश और हिमानी में कोई रिश्ता हो सकता है। वो तो आहान के दिमाग में तब आया जब जतिन ने उसे स्क्रिप्ट के बारे में बताया। फोन रखने के बाद से ही आहान बहुत अजीब फील कर रहा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि हिमानी को किसने किडनैप किया है। इस वक्त आहान को मनाली की 4 बड़ी फैमिलीज पर तो शक था ही, और साथ ही गैंगटॉक चैम्बर ऑफ कॉमर्स
पे भी उसे शक था। अगर उसे मनाली की 4 बड़ी फैमिलीज में इयोन से किसी ने किडनैप किया है तो फिर ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो उससे सिर्फ स्क्रिप्ट खुलवाने और उसे हार्म नहीं करेंगे। आखिर वो मिथिलेश की फैमिली है। जब तक मिथिलेश जिंदा है कोई हिमानी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। पर अगर हिमानी को गैंगटॉक चैम्बर ने किडनैप किया है तो फिर उसकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि उन्हें मिथिलेश के होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो हिमानी को शायद जान से मारकर स्क्रिप्ट ओपन होने का रास्ता बंद कर देंगे। इससे मनाली का कोई भी मास्टर ग्रैंड मास्टर नहीं बन पाएगा। बहुत सोचने के बाद आहान ने पहले अपने आप को शांत किया, फिर रक्षित को कॉल किया। रक्षित, हिमानी इज किडनैप्ड। आहान ने बहुत आराम से रक्षित को सारी सिचुएशन समझाई। इतने सारे ऑफिशियल में से आहान को सिर्फ रक्षित पर ही भरोसा था। तो तुम कहना चाहते हो कि गैंगटॉक चैम्बर या फिर मनाली चैम्बर की 4 बड़ी फैमिली में से किसी ने हिमानी को किडनैप किया है? रक्षित ने बहुत सीरियस टोन में कहा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सिंपल दिखने वाली लड़की का इतना बोल्ड बैकग्राउंड होगा। हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है, पर मैं श्योर नहीं हूँ। इस वजह से मैं तुम्हारी मदद चाहता हूँ। क्या तुम अपने कॉन्टैक्ट और ऑफिशियल की मदद से पता कर सकते हो कि हिमानी को किसने किडनैप किया है? शायद वहाँ कोई क्लू मिल जाए। आहान ने रक्षित से कहा, मैं कोशिश करता हूँ, पर कोई बहुत सॉलिड प्रूफ की उम्मीद मत करना। अगर वो सच में मार्शल आर्ट मास्टर है तो तुम तो जानते हो कि यह सब उसके लिए कितना आसान है। वो किसी भी सर्वेलेंस से इजीली बच सकता है। रक्षित ने कहा, मैं जानता हूँ, पर तुम कोशिश करो। आहान ने कहा, मार्शल आर्ट मास्टर बनने के बाद आर्टिस्ट बहुत केयरफुल और स्मार्ट हो जाता है। वो हर तरह की प्रॉब्लम से निकलने का सॉल्यूशन जानता है। पर फिर भी आहान को लगता है कि कहीं न कहीं कोई चूक तो सबसे हो ही जाती है। फोन रखने के बाद आहान ने अपने आप को शांत किया। वो हिमानी को लेकर बहुत परेशान था। उसका दिल बेचैन हो रहा था। उसने सोचा कि रक्षित के भरोसे रहना सही नहीं होगा। उसे खुद हिमानी को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए, पर यह करने के लिए आहान को लोगों की ज़रूरत थी जो इस वक्त उसके पास नहीं थे। आहान हिमानी को ढूंढने के लिए अब क्या करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम के साथ। बस इसी के साथ ही यह एपिसोड भी यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।